जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 2 आज पढ़ाएंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। हमने तुम्हें चैप्टर 2 में वैद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस की प्रमेय भी पढ़ा दिया था, उसका निगमन कराया था, और गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन भी हमने प्रूव कराया था। आज हम तुम्हें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के पहले कुछ उस पर जो वर्ड यूज होंगे उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कुछ हमने इस पर फार्मूले यूज होना है अनुप्रयोग में, जिससे हम उनको यूज करने के पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्या थे वो वर्ड, ठीक। आते हैं इस पर। पहला इस पर आवेश का हेडिंग डालेंगे, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण। आवेश के वितरण के अंतर्गत पहले हेडिंग डालना है रेखीय पृष्ठ घनत्व। रेखीय पृष्ठ घनत्व। रेखीय पृष्ठ घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय पृष्ठ घनत्व जो पाया जाएगा वो किसी चालक लंबाई पर चालक तार पर होगा, जिस पर मैंने मान लिया आवेश कितना बेटा क्यू है, और इस पर आवेश कितना प्लस क्यू है, ठीक है ध्यान देना। और इसकी लंबाई कितनी मान लिया एल, ठीक। तो इस पर रेखीय पृष्ठ घनत्व तो लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू अपान कितना हो जाएगा एल। जो पृष्ठ घनत्व होता है एक अंक लंबाई पर कार्य करेगा, ठीक है ध्यान देना। अगर लंबाई को मैं कितना मान लूं एक अंक, एक मान ले तो लेमडा बराबर किसका हो जाएगा क्यू। इसको क्या मान लिया एक अंक मान लिया। अगर एक अंक मान लेते हैं तो लेमडा बराबर किसका हो जाएगा क्यू के। अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें कि लेमडा बराबर क्यू, किसी चालक तार की एक अंक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय पृष्ठ घनत्व तो कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से लेमडा बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा एल। इसकी डेफिनेशन थी, फार्मूला डायरेक्ट इसमें यूज होगा लेमडा बराबर क्यू अपान एल। इसकी अगर मात्रक की बात करते हैं, रेखीय पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, ठीक। आगे आते हैं रेखीय पृष्ठ घनत्व के बाद आएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगला है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, सिग्मा से। यह किसी 2 डायमेंशनल बॉडी पर कार्य करता है जिस पर एरिया होगा, लेंथ नहीं क्या होगा एरिया। मान लीजिए इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। कैसा चार्ज ले लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक। तो इस पर आवेश कितना है क्यू है, एरिया कितना मान लिया ए है, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है सिग्मा, कितना ले लिया सिग्मा। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपान ए, ठीक। जहां सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा ए। अगर इसमें एरिया को कितना मान ले, एक अंक, क्या मान ले बेटा एक अंक। किसी एक अंक के क्षेत्रफल में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, सिग्मा से। अब इसमें डिफिनीशंस के बाद आते हैं मात्रक में, इसके मात्रक क्या होगा इसका। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कितना होगा बेटा कूलाम, समय दूसरी एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया सिग्मा का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला सिग्मा बराबर क्यू अपान ए आगे यूज होगा, ठीक, जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। अगला है आयतन। अगला हेडिंग है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करेंगे। किससे बेटा, रो से। यह जो पाया जाएगा आयतन आवेश घनत्व तो किसी 3 डायमेंशनल बॉडी में पाया जाएगा। जैसे कोई घन हो सकता है, कोई घनाभ हो सकता है, या कोई गोला भी हो सकता है, ठीक है ध्यान देना।
तो इस पर मान लिया आवेश कहीं Q स्थित है इस पर, और इसका आयतन कितना मान लिया V, कितना आयतन V, और इसका आयतन आवेश घनत्व तो रो है, कितना बेटा रो। ठीक है, यह एक घन था। अगर इस पर रो बराबर मतलब आयतन आवेश घनत्व तो बराबर कितना हो जाएगा, Q/V के हो जाएगा, कितना हो जाएगा Q/V के। तो इस पर अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो इसको एकांक मान लेते हैं, आयतन को क्या मान लेंगे, एकांक, V को आयतन कहते हैं, ध्यान देना। तो इसकी डिफिनीशन देंगे, किसी एकांक आयतन में, किसी एकांक आयतन में वितरित आवेश को क्या कहते हैं हम, आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं। फिर से सुनना, किसी एकांक आयतन में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम रो का मात्रक की बात करें, रो का मात्रक, रो मतलब आयतन आवेश घनत्व का मात्रक की अगर बात करते हैं इस पर, तो इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कितना होता है कूलम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ये आ गया कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये आगे यूज कराएंगे इसका, जो हमने लिखवाया रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब आते हैं गॉस की प्रमेय के, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के पहले एक वर्ड बताते हैं। इस पर एक शब्द यूज होगा गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होगा जिसको हम लेटेस्ट कंसीडर किया जाता है। कैसा पृष्ठ बनता है, उसके ऊपर हम कितना ढकते हैं, कैसे उस पर हम कोई चीज ढक सकते हैं, वह उसका कौन सा पृष्ठ कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ। जैसे हमने कहा, हमने एक रॉड ले लिया, ये रॉड है, इस रॉड को ढकने के लिए बाहर से कितने ढकने के लिए इसमें 2-3 प्रकार के लेयर का यूज करेंगे। जैसे इस पर बाहर से ढकने के, इस पृष्ठ को ढकने के लिए ये वाले फ्रेम का आवश्यकता होगी, और ऊपर वाले फ्रेम की भी आवश्यकता होगी ढकने के लिए, और नीचे वाले से भी एक ढकने के लिए आवश्यकता होगी। अर्थात इस पर कितने पृष्ठ हो गए, 3। तो यह एक जो हमने इमेजिनेशन किया, तो यह कौन सा पृष्ठ होगा, काल्पनिक पृष्ठ। ठीक, चलो आते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत। पहले हेडिंग डालना है, अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनिए, ये इसकी हेडिंग थी। ठीक, कह रहा था अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम कोई अनंत लंबाई का एक तार कंसीडर करते हैं। मान लिया यह एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। ठीक, अनंत लंबाई का एक तार लिया, इस पर हमने कहा, मान लिया इस अनंत लंबाई में कुछ लंबाई हमने इसकी कंसीडर किया, जिसकी लंबाई कितनी, मान लिया L है, और इस पर आवेश प्लस Q है। कितना बेटा, प्लस Q। और इस तार की से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P कंसीडर किया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी, गणना करनी। अब इस पर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ का मतलब कोई चालक तार हो गया। अब इस पर एक पृष्ठ ऐसा मानेंगे कि इसको ये पूरा कवर कर सके, ढक सके। तो ढकने के लिए एक पृष्ठ ये बाहर वाला चाहिए, ऊपर वाले पृष्ठ को ढकना, नीचे वाले पृष्ठ को ढकना। तो देखने अगर इसको ढकने पर, हमने इसको जैसे ही ढका, तो इस पर ढकने पर ये वाले पृष्ठ को हमने अंदर वाले कवर किए और ऊपर वाले को कवर किया, तो इस पर ये एक बेलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ हमें, बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। कितनी बेटा, r। अब इस पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम, टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। प्लस के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। और एरिया वेक्टर बताए थे वैद्युत फ्लक्स के पहले, हमने क्षेत्रफल सदिश के बारे में डिस्कशन किया था। अगर कोई एरिया हम लेते हैं, मान लिया कोई भी एरिया है, ये एरिया है,
कोई वर्ग लिए, वृत्त लिए, कुछ भी लिया, अगर इसका हम एरिया की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर कार्य करता है क्षेत्रफल सदिश, तो ये क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार कोई भी पृष्ठ हम जैसे यहाँ पर कंसीडर किए पृष्ठ, ये पृष्ठ पूरा था, इस पृष्ठ में अगर हमने कंसीडर किया कि इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर कार्य करेगा, तो ये भी क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लिए कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा ना। अब इनके बीच में देखो, जो थीटा होता था, जो थीटा कोण लेते थे, एंगल होता है, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता था। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अगर एक पृष्ठ ये हमने कंसीडर किया था अभी, तो इस पृष्ठ में देखना, इधर वैद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर है, कहाँ की ओर है बेटा, बाहर की ओर। लेकिन इसमें अगर इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ में एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, तो ये पृष्ठ है, तो इसके एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा कि नहीं। इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, थीटा बराबर 90 अंश। थीटा बराबर कितना ले लिया, 90 अंश। इसी प्रकार ये एक पृष्ठ कंसीडर किया, इसकी अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें तो बाहर की ओर है, लेकिन इसमें इस एरिया में अगर बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश इसका कहाँ की ओर होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये नीचे वाला पृष्ठ है, नीचे में कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, तो वेक्टर ए हो जाएगा। इनके बीच का कोण कितना आ गया, थीटा बराबर 90 अंश। अगर इसके कारण हमने मान लिया वैद्युत फ्लक्स कितना, φ1, इसके कारण मान लिया कितना, φ2, इसके कारण मान लिया कितना, φ3, ये φ1 है, ये φ2 है, φ2 है, ये कितना मान लिया, φ3। तो इस पर बात करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स की, क्या बात करेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स की। इसके पहले थोड़ा सा लेट अस कंसीडर लिखते हैं। माना एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार, लंबाई का तार जिसकी त्रिज्या, अनंत लंबाई का तार जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है। अब आगे इसके और भी लिख सकते हैं। माना तार की लंबाई L में, माना तार की लंबाई L में, कामा स्मॉल आर त्रिज्या का, L में स्मॉल आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का बंद बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, φ1 टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, φ3। ठीक है, देखो तुम्हें पता है फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये तो होता है जहाँ थीटा बराबर, उस पर हमने लिया थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर कितना 90 अंश है, थीटा बराबर कितना, ये भी 90 अंश है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, φ1 का मान देखो इधर, φ1 का मान रखोगे तो ई ए कॉस कितना हो जाएगा, देखो φ1 में थीटा कितना था 0, प्लस φ2 में ई ए कॉस थीटा कितना था बेटा 90 अंश, प्लस φ2 में φ3 में ई ए कॉस कितना था थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, वैल्यू पुटअप करते हैं, फाई ई बराबर धन्यवाद, cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, बचेगा कितना बेटा 1, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से
अगर गॉस की प्रमेय का यूज करोगे तो गॉस की प्रमेय हम जानते हैं फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे कितना होता है क्यू। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखते हैं LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों से अगर इसकी कंसीडर करेंगे तो देखना LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाएंगे बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे कितना हो जाएगा क्यू। ई बराबर हो जाएगा 1/, अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ई इंटू ए क्यू अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया इस पर। आगे आते हैं, हम जानते हैं ये तुम्हारा एक बेलन था, बेलन में हमने इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ए बराबर हो जाएगा 2πrl। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटा 2πrl। यहाँ एक ही जगह हम इस पर पुटअप कर देंगे, 2πrl जैसे ही रखोगे आ गया यहाँ से। ठीक, बेलन के वक्र पृष्ठ पुटअप करोगे तो ई गुणे कितना हो जाएगा, ई गुणे ए का मान रखो 2πrl बराबर, ठीक है, 2πrl बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर हो जाएगा 1/2π, को साथ में लिखे दे रहा हूँ इंटू क्यू अपान एल लिखे दे रहा हूँ इंटू कितना रख दिया आर। अभी अभी हमने बताया था तुम्हें लेमडा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर क्यू अपान कितना होता है एल, क्यू अपान एल की जगह कितना रख सकता हूँ लेमडा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/2π, इसकी जगह कितना हो जाएगा लेमडा अपान आर। ये निकल आया क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको थोड़ा सा सही लिख दे हम तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई करा दे तो 4πε0 इंटू 2 लेमडा अपान कितना हो जाएगा आर। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2πε0 लेमडा अपान कितनी होती है आर। ठीक है, जल्दी करें इसको फिर आगे हम बताते हैं। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट, अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हेडिंग थी इसकी। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब आते हैं हम इस पर एक कंसीडर करेंगे। मान लिया हमने एक अनंत विस्तार की कोई अचालक चादर है, ये अनंत विस्तार की कोई अचालक सीट है, इस पर हम मानते हैं कैसा आवेश है, सभी जगह धनावेश है। कैसा आवेश बेटा धनावेश है इस पर। ठीक है, हमने लेटेस्ट कंसीडर किया, इस पर आवेश कैसा धनावेश है। मान लिया इस चादर पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अगर गणना करेंगे तो इस पर हमने एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, लेटेस्ट कंसीडर करते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक, जैसे ही गॉसियन पृष्ठ हमने सरफेस कंसीडर किया तो इस पर हमें एक गॉसियन सरफेस प्राप्त होता है। ठीक, ये गॉसियन सरफेस एरिया ए मान लीजिए, इसका एरिया कितना था ए, क्षेत्रफल कितना मान लिया ए। ठीक, और इस पर जब कोई अचालक चादर है, सीट है, तो इस पर पाया जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको कहते हैं सिग्मा से। किससे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। क्षेत्रफल इसका कितना है ए है। ठीक, मान लिया कोई बिंदु कितना है यहाँ पर P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। कहाँ की ओर होगा बेटा ये बाहर की ओर। प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इस पर होगा।
जबकि ध्यान देना था, ये इसका अगर एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो इस पृष्ठ के कारण कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। अगर इस पृष्ठ पर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण कहाँ की ओर, बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। अगर इस पृष्ठ पर बात करें तो विद्युत क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, लेकिन एरिया वेक्टर इधर की ओर कार्य करेगा। अगर इनके बीच के कोण की बात करें तो दोनों के डायरेक्शन सेम, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस पर भी थीटा बराबर 0, डायरेक्शन क्या है, सेम। यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, 90 अंश, ठीक। तो अगर इसके कारण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 है, इस पृष्ठ के कारण कितना है, φ2 है, और इस पृष्ठ के कारण कितना मान लिया, φ3 है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स अब हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस पर अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो हम लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान किसके हो जाएगा, एक। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे आते, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पीछे हमने पढ़ाया था। अब लिख सकते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई ई लिख सकता हूं, बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस कितना हो जाएगा, φ3। अब हम जानते हैं ई बराबर होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, यही होता है कि नहीं, ठीक बेटा। आगे आते हैं, इस पर वैल्यू पुटअप करो, φ1 का मान ई ए कॉस कितना हो जाएगा, देखो φ1 से थीटा कितना है, 0, थीटा कितना पुटअप करोगे, 0 प्लस ई ए कॉस, फिर से कितना, φ2 से कोण कितना था, 0 प्लस ई ए कॉस कितना हो जाएगा बेटा, इसके कारण φ3 के कारण 90 अंश। तो फाई ई बराबर देखो cos 0 का मान 1, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, जबकि 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये दोनों बचेंगे तो कितना आएगा, ई ए प्लस कितना बचे बेटा, ई इंटू ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2e इंटू ए। यहाँ तक आ गया। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकता हूँ। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे कितना होता है, क्यू। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की कंपैरिजन कराते हैं। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है बेटा। आगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जैसे ही देखा तो LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर 2e इंटू ए बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा, ε0। यहाँ से अगर हम E का वैल्यू निकालें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो 1/2 ε0 इंटू कितना हो जाएगा, ए। सही है। अब हम जानते हैं क्यू अपान ए, इसको क्या लिख सकता हूँ, ई बराबर 1/2 ε0 इंटू क्यू अपान कितना लिख सकता हूँ, ए। अब क्यू अपान ए को क्या कहते हैं, सिग्मा। इसकी जगह सिग्मा रख दे तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 ε0। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी निकाला बेटा, सिग्मा अपान 2 ε0। ये किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या आती है, हमारी तीव्रता, ठीक। किसी अचालक शीट के कारण, चादर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 ε0। जैसे ठीक, हमने कोई दो चालक शीट ले लिया, ध्यान देना थोड़ा सा, ये दो चालक शीट हैं, इन दोनों पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव। कैसा आवेश लिया, धनावेश, ठीक है बेटा। कैसा आवेश ले लिया, धनावेश। अब कह देगा इसके मध्य बिंदु पर या बीच पर या इनके बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मान लीजिए इसका आवेश सेम है, आवेश इस पर भी कितना है, क्यू। और जब आवेश सेम है तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कितना रहेगा, सेम। तो इस पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, अभी तीव्रता E1 बराबर ज्ञात किया, सिग्मा अपान 2 ε0 होगा। इस पर भी E2 बराबर सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, 2 ε0।
यह प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ध्यान देना इधर। मान लिया कोई बिंदु इसके अंदर P ले लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए इस प्लस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर इस पर निकालेंगे तो बाहर की ओर कितना हो जाएगा E1, इसके कारण निकालेंगे तो E2 कहाँ की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर। इधर इस प्लेट के कारण कहाँ की ओर, डायरेक्शन इधर होगी, जबकि इस प्लेट के कारण डायरेक्शन कहाँ की होगी, उधर की ओर। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत। तो अब इस पर टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे P पर, लिख सकते हैं P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब इन प्लेटों के बीच रखा होता है तो जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, विपरीत, बताए थे, जब विपरीत होती है तो E1 माइनस कितना हो जाएगा E2, सही है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। तो जब E1 का मान देखो हमें पता है E1 बराबर E2 के है कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू रख दो। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान रख दिया, E2 का मान भी यहाँ पर रख दो। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का है तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो E बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। कैसे होगा बेटा, ये 0। अर्थात इन प्लेटों के बीच पर जब प्लेटें क्या हो, आवेश सब दोनों पर क्या हो, सेम। जब सेम होता तो उसके कहीं बीच पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अगर मान लिया इस प्लेस प्लेट के कारण मान लिया मैंने इस बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इन प्लेटों से बाहर किसी बिंदु पर Q पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया इस प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण नाम दिए दे रहे हैं 1 और 2, ठीक। फर्स्ट प्लेट के कारण Q पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, E1। इसके कारण प्लस दूसरे प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो ये भी कितना हो जाएगा, E2, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक, ध्यान देना। तो लिख सकते हैं बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता। जब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E1, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो E1 प्लस E2, कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। देखो E1 और E2 आपस में बराबर है, इनका वैल्यू भी पता है, सिग्मा अपान कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका मान भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इस पर दोनों को ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल। तो E बराबर निकल आया सिग्मा अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्लेटें जिन पर आवेश सेम होता है तो बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती। थोड़ा सा आते हैं, एक पर आवेश कैसा ले लिए, पॉजिटिव, और एक पर आवेश कैसा ले लिए, निगेटिव, ठीक। अब कह दिया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच में कहीं ज्ञात करना है। अगर बीच पर ज्ञात करेंगे, मान लिया बिंदु P है, ठीक। अब इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले डायरेक्शन की बात करें, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E1 हो गया, जबकि माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उधर ही ओर होगी तो कितना हो जाएगी, E2, उसी साइड होगी। तो प्लस Q के कारण बाहर की ओर, जब भी माइनस Q के कारण क्या होता है, अंदर की ओर, उसी साइड। तो इस पर हो गया तो प्लस Q के कारण, तो E1 कहाँ देखो, बाहर की ओर, जबकि E2 कहाँ, माइनस Q के कारण उधर साइड। तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गए, सेम। तो टोटल वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र P पर निकालेंगे तो E बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2, E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का मान देखो पता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल होगा तो E बराबर सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये था इसका क्या, पूरे डेरिवेशन था इस पर, किसी अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, कोई भी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को अगर संतुलित स्थिति में रखना है तो ध्यान देना इधर। अब मान लिया m द्रव्यमान की कोई कण है जिसका मास कितना है बेटा, m है, और इस पर आवेश पॉजिटिव है,
ठीक, मान लिया कोई बूंद भी हो सकती है। अगर इसको हमें बीच में कहीं स्थिर रखना अर्थात कांस्टेंट रखना हो, तो इस स्थिति में जब कांस्टेंट रखेंगे तो इस पर दो प्रकार के फोर्स कार्य करेंगे। नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा mg, बल्कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो एक बल कार्य करता है Fe। कौन सा बल ले लिए बेटा? Fe। अब जहां प्लस आवेश हो तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? ऊपर की ओर इस पर होगी। कहाँ की ओर होगी? ऊपर की ओर। अब इसमें F बराबर हो जाता है Q इंटू किसके हो जाएगा? E के, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F अपान किसके बेटा? Q के। तो F बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? Q इंटू E के। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब ये जब बूंद संतुलन की स्थिति में होगी अर्थात यह बीच में इसको स्थिर रखना, कांस्टेंट रखना है, संतुलन की स्थिति में रखना, तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको नाम दे दिया Fg, गुरुत्वाकर्षण के कारण फोर्स होता तो Fg नाम दे दिया। दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लिख सकता हूँ Fe बराबर किसके हो जाएगा? Fg के। देखो Fe का मान कितना है? QE बराबर किसके हो जाएगा? mg के। ठीक, अब इसमें E का मान अगर फाइंड करने के लिए कहे तो mg अपान कितना हो जाएगा? Q। कभी कभी ये जो बूंद होती है, बूंद की त्रिज्या भी दे सकता, कह देगा इसका घनत्व भी दे सकता है। तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व को रो से प्रदर्शित कर दी। आयतन गोलाकार होती है, बूंद कैसी होती है? गोलाकार। या कोई पार्टिकल कैसा ले लिया? गोलाकार, तो गोले का आयतन लिख सकते हैं V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस कितनी ले लिया? R, तो 4/3 पाई आर क्यूब। E बराबर में इस पर वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ। M की जगह M बराबर पहले निकाले ले रहे हैं। V का मान कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो गया? रो। अब M का मान ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में पुटअप कर दो। M का मान तो 4/3 पाई आर क्यूब गुणे रो इंटू कितना हो जाएगा? G अपान कितना हो जाएगा बेटा? Q। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। या तो इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड करा सकता, जैसे इसमें रेडियस दे दिया, घनत्व दे सकता है, और जी का मान लगभग 9.8 या तो 10 भी रख सकते हैं सोल्यूशन के हिसाब से। Q बराबर आवेश होता है, तो इसमें कुछ भी दे सकता है, कोई एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। ये कब था? जब इस पर आवेश कैसा हो? धनावेश, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है? ऊपर की ओर। जबकि अगर यहाँ पर ऋणावेश आ जाए, कैसा आ जाए बेटा? ऋणावेश। गौर करना, इतना हो गया, आगे आते हैं। अगर इस पर आवेश कैसा आ जाए बेटा? ऋणावेश। द्रव्यमान m रहे, आवेश लेकिन कैसा हो जाए? ऋणावेशित हो जाता हो, तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर कार्य करता? नीचे की ओर। कहाँ की ओर कार्य करेगा बेटा? नीचे की ओर। तो इसमें ये दोनों फोर्स इसी तरह बराबर होंगे। फॉर्मूला भी क्या निकलेगा? यही निकलेगा। गोले का आयतन लगा सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो इसके लिए आगे ये जो फॉर्मूला हमने बताया, ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होगा। अंकित के जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे कुमार मित्तल के, तब हम तुम्हें आगे इस पर यूज कराएंगे। ठीक, चलो आज की क्लास यहीं से हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।